बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आगे जो है आपका एनर्जेटिक्स और मसल कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, इधर से लेके एंड तक जो है ना चैप्टर के कोई बहुत मुश्किल एमसीक्यूज़ नहीं बनते, बहुत मुश्किल एमसीक्यूज़ नहीं बनते। इसको आपने छोटी छोटी डेफिनेशन है बीच में, ठीक है, उनको एक दफ़ा याद कर लेना है और एक दफ़ा रीड दे देनी है इसको, ठीक है। और डिफरेंसेस है दो चार, वो आपको आने चाहिए, इधर मैं मार्क करूँगी। अच्छा जी, इधर आपके पास वर्क की डेफिनेशन दी हुई है, ये आपको पता होना चाहिए, और उसका जो फार्मूला दिया हुआ है वो पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास 3 सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, इसमें आपको पता होना चाहिए कि सोर्सेज 3 कौन सी हैं, बस ये भी पता हो काफ़ी है। इनमें 3 कौन सी है, फॉस्फोक्रेटिनिन है, ग्लाइकोलिसिस है, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म है, ठीक हो गया। ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा आपने इधर से कोई बहुत ज़्यादा नहीं करना, कोई डिटेल नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। इधर जो आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे लिखी हुई है, मोर देन 95% ऑफ ऑल एनर्जी यूज फॉर बाय द मसल फॉर सस्टेन लॉन्ग टर्म कंट्रैक्शन इज ड्राइव फ्रॉम ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म, ठीक हो गया, 95%। और ये जो 3 आपके पास एनर्जी सोर्सेज हैं ये पता होना चाहिए, फॉस्फोक्रेटिनिन, ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म। उसके बाद एफिशिएंसी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। एफिशिएंसी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इनपुट दैट इज कन्वर्टेड टू वर्क इज कॉल्ड द एफिशिएंसी ऑफ द मसल, ठीक है। बस ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। इधर से भी आपने इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, ठीक है, कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द होल मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। इधर आपको आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक जो कॉन्ट्रैक्शन है उसमें फ़र्क पता होना चाहिए, ठीक है। इधर आप देखोगे आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन जो है, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता देती हूँ। आप इमेजिन करो कि आपके पास जो है मैंने ये पकड़ा हुआ है, ठीक है। अगर मेरा मसल इस लोड को मूव कर सकता है, ठीक है, तो मेरा बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट होगा और मेरा बाइसेप शॉर्टन होगा, ठीक है। तो ये मेरे बाइसेप की आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन है। मगर जब मेरे पास लोड जो है, ये वो लोड था जो मेरा मसल जो है वो उठा सकता था, ठीक है, तो इसलिए मेरा मसल की शॉर्टनिंग हुई है बाइसेप की, और ये उसकी आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन है। मगर इमेजिन करो मेरे पास ये लोड बहुत भारी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा भारी है, मैं इसको नहीं उठा सकती, ठीक है, तो मैं इसको उठाने की कोशिश करूंगी करूंगी करूंगी, मेरे मसल में टेंशन तो डेवलप होगी मगर वो शॉर्टन नहीं होगा, ठीक है। तो इसको आप कहते हो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। जिस चीज़ को आप उठा सको और उस आपका मसल शॉर्टन हो, ठीक है, उसको आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। मगर अगर चीज़ बहुत भारी हो और आपका मसल उठाने की कोशिश करे मगर उसकी लेंथ में कोई चेंज ना आए, ठीक है, उसकी शॉर्टनिंग ना हो, वो आप उठा ना सको, तो उसको आप कहते हो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे भी देखोगे, ये वेट जो था ये कम वेट था, मसल ने इसको उठाया है, ठीक है, जब उसने उठाया तो उसकी कॉन्ट्रैक्शन हुई है। यहाँ पे आपके पास जो वेट है ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो आपका मसल उठाने की कोशिश तो करेगा मगर वो उठा नहीं सकेगा, उसकी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी आगे से, ठीक है। तो इसमें हाई टेंशन डेवलप होगी मसल में मगर इसमें कोई चेंज नहीं आएगा इसकी लेंथ में। ये आपके पास आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में फ़र्क है, और यही आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक हो गया। इसमें आप लोगों को इसके डिफरेंस यहाँ पे जो लिखे हुए हैं ये आने चाहिए, ठीक है। बेशक आप गूगल से सर्च कर लो आइसोटोनिक वर्सेस आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, और जितने भी पॉइंट्स हैं वो आप लिख लो, ठीक है। दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर एससीक्यू और वाइवा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसको एक दफ़ा रीड कर लेना है। उसके बाद फास्ट वर्सेस स्लो मसल फाइबर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास ये पॉइंट्स दिए हुए हैं स्लो फाइबर्स के, जो रेड मसल में होते हैं, टाइप 1 जो है ये आपको याद होने चाहिए। फास्ट फाइबर्स जो है टाइप 2 जो हैं, ये इनके पॉइंट, इनका डिफरेंस आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, ठीक है। ये एससीक्यू में आ सकता है और आपसे वाइवा में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे लिखे हुए हैं डिफरेंस वही आपने याद करना है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं करना, इससे कम नहीं करना। उसके बाद आपके पास आ जाता है मैकेनिज्म ऑफ स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसमें आपके पास मोटर यूनिट की डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मोटर यूनिट क्या होता है, ऑल द मसल फाइबर इनोवेटेड बाय अ सिंगल नर्व, ठीक है। जितने भी मसल फाइबर्स जो हैं, ठीक है, मतलब मेरे पास अगर 3-4 मसल फाइबर हैं और वो एक नर्व से इनर्वेट हो रहे हैं, ठीक है, एक नर्व ही उन सारों को सप्लाई कर रही है, तो ये आपके पास एक मोटर यूनिट बना देगा, ठीक हो गया। ये आपको इसका पता होना चाहिए डेफिनेशन जो है, इधर बस ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास है मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिफरेंस फोर्स, ठीक है। इसमें आपके पास 2 समेशंस दी हुई हैं और उनकी डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है, मल्टीपल फाइबर समेशन एंड फ्रीक्वेंसी समेशन। इनका बस आपको पता होना चाहिए और इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है, वो बहुत काफ़ी है, ठीक है। आएगा नहीं इसमें से कुछ,
मगर अगर पूछ लेते हैं तो आपको बस समेशंस की 2 टाइप का पता होना चाहिए और उनकी डेफिनेशन पता होना चाहिए। यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा, ठीक है, इसको बस रीड देना है। यहाँ पे भी आपने बस रीड देना है, ठीक है। इधर टेटनाइजेशन की जो डेफिनेशन दी हुई है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, और टेटनी की कॉज दी हुई है, ये जो कॉज है ये आपको पता होना चाहिए। जो मैंने लाइन लिखी हुई है वो भी आप बेशक लिख लो, हाइपोकैल्सीमिया इज द प्राइमरी कॉज ऑफ टेटनी, ठीक है। लो आयनाइज्ड कैल्शियम लेवल्स इन द एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ न्यूरोनल मेम्ब्रेन्स टू सोडियम causing progressive depolarization which increases action potentials। ये भी लाइन आप याद कर लो, तो ये आप टेटनी का अगर नोट आता है तो उसमें आप लिख सकते हो, ठीक है। बाकी आपके पास ये जो है ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद द स्टेयर केस इफेक्ट है ट्रीप, इसका आपको पता होना चाहिए, ठीक है, डेफिनेशन इसकी पता होना चाहिए। इसका ये द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीजेज विद द नंबर ऑफ ट्विचेस, ठीक है, ये भी आपको इतना ही इतना ही बताओ तो काफ़ी है। ये आपके पास ट्रीप का लिखा हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद स्केलेटल मसल टोन है, इसकी भी सिर्फ डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। मसल फटीग है, इसकी भी सिर्फ डेफिनेशन पता होना चाहिए, ठीक है। लेवर सिस्टम ऑफ द बॉडी कोई नहीं पूछेगा, इसमें से कुछ भी नहीं आता, बस इसको रीड करना है, ठीक हो गया। जो आपके पास इंपॉर्टेंट है रीमॉडलिंग ऑफ मसल टू मैच मसल फंक्शन, इसमें मसल हाइपरट्रॉफी और मसल एट्रॉफी में आपको फ़र्क पता होना चाहिए, ठीक है। और इधर जो है मसल हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया में भी आपको फ़र्क पता होना चाहिए। हाइपरट्रॉफी जो होती है इट इज़ द इंक्रीज इन साइज ऑफ मसल फाइबर, ठीक है, साइज ऑफ मसल फाइबर इंक्रीज हुआ दैट इज़ हाइपरट्रॉफी। मगर हाइपरप्लेजिया जो है ना, इंक्रीज इन नंबर ऑफ मसल फाइबर, नंबर इंक्रीज हुआ मसल फाइबर का तो वो मसल फाइबर हाइपरप्लेजिया है। मगर अगर साइज इंक्रीज होता है मसल फाइबर का तो वो जो है हाइपरट्रॉफी है, ठीक है। हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेजिया का आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मसल एट्रॉफी का पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि हाइपरट्रॉफी में क्या क्या होता है, ठीक है। ये पॉइंट्स आपके पास इस पैराग्राफ में लिखे हैं, वो ये हैं कि हाइपरट्रॉफी में आपके पास नंबर ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स इंक्रीज, पहला ये हो गया, एक्टिन और मायोसिन इंक्रीज हो गए फिलामेंट्स। उसके बाद साइज ऑफ मायोफिब्रिल इंक्रीज, ठीक है, नंबर ऑफ एनर्जी सप्लाइंग एंजाइम इंक्रीज, ठीक है। हाइपरट्रॉफी में 3 चीज़ें हुई हैं, एक एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स के नंबर इंक्रीज हो गए हैं, मायोफिब्रिल का जो साइज़ है वो इंक्रीज हो गया है, और एनर्जी सप्लाइंग एंजाइम्स जो हैं वो इंक्रीज हो गए हैं नंबर में, ठीक हो गया जी। आपके पास हाइपरप्लेजिया है। उसके बाद आपके पास मसल डिनर्वेशन कॉजेज रैपिड एट्रोफी, ये आपको पता होना चाहिए कि क्यों होता है। ऑब्वियसली जब आपके पास मसल में नर्व सप्लाई नहीं है, ठीक है, मसल की मूवमेंट ही नहीं होगी, और जब मसल की मूवमेंट नहीं होती तो वो स्लोली जो है वीक हो जाता है, ठीक है, और उसकी एट्रोफी हो जाती है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये आखिरी पार्ट में सबसे इम्पोर्टेंट यही है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपने गौर से पढ़ना है। इधर हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, एट्रॉफी, इन तीनों चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आ गया रिकवरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन पोलियोमाइलिटिस, ठीक है, ये आपके पास एज सच इधर से आपने रीड करना है बस। रैगर मोर्टिस वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे वाइवा में पूछेंगे, ऑस्ट्री में पूछेंगे, आपके पास SCQ भी हो सकता है रैगर मोर्टिस पे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रैगर मोर्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रैगर मोर्टिस का मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जब आपके पास डेथ के बाद जो है ATP की फॉर्मेशन नहीं होती, जब ATP की फॉर्मेशन नहीं होती डेथ के बाद, तो आपके पास जो है क्रॉस ब्रिजेस जो बनी हुई थी, ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स के बीच में, वो क्रॉस ब्रिजेस टूट नहीं सकती, ठीक है, तो आपका मसल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहता है। इस कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट आफ्टर डेथ को आप राइगर मोर्टिस कहते हो, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मसल डिस्ट्रॉफी है। मसल डिस्ट्रॉफी का आपको बस पता होना चाहिए, ठीक है, कि इसमें होता क्या है। कॉजेज प्रोग्रेसिव वीकनेस एंड डीजनरेशन ऑफ मसल फाइबर विच आर रिप्लेस बाय फैटी टिश्यू एंड कोलेजन। और इधर 2 टाइप्स दी हुई हैं, डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। बस इनके नाम आपको पता हो ये काफ़ी है, और ये पता होना चाहिए कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, ठीक हो गया।
और करेंटली नो इफेक्टिव ट्रीटमेंट एग्जिस्ट फॉर DMD एंड BMD। बस ये आपके पास था। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें एक दफ़ा दोबारा बता देते हैं। आइजोमेट्रिक और आइजोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन में फ़र्क पता होना चाहिए। फास्ट एंड स्लो मसल फाइबर में फ़र्क पता होना चाहिए। मोटर यूनिट की डेफिनेशन, टेटनी की डेफिनेशन, ठीक हो गया। स्टेयर केस, ट्रीप इफेक्ट पता होना चाहिए। उसके बाद आपके पास जो है यहाँ पे एट्रोफी, हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रॉफी का पता होना चाहिए, ठीक है। राइगर मोर्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसका पता होना चाहिए। और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है इसकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। बस, और ये हमारा चैप्टर हो जाता है ख़त्म। जज़ाकल्लाह।